नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आईपी भरना और लक्ष्य चयन के बारे में बात करेंगे। लक्ष्य प्राप्ति में सफलता पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे लक्ष्य स्मार्ट हो। अब स्मार्ट क्या है? स्मार्ट में एस से होता है स्पेसिफिक, मतलब स्पष्ट। क्योंकि ये मूल्यांकन सूची बच्चे के कौशल पे आधारित है और प्रगतिशील है, इसलिए लक्ष्य पहले से ही काफ़ी स्पष्ट है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चों के लिए कई बार लक्ष्यों को छोटे भागों में बांटना पड़ता है। दिए गए उदाहरण में देखिए, इसमें लिखा है कि बच्चा पहले से मिला हुआ खाना हाथ से या चम्मच से अपने मुंह तक लेके आएगा। ये पहले से ही स्पष्ट लक्ष्य है, लेकिन और भी स्पष्ट बनाने के लिए यहाँ पर एक प्लस का साइन दिया गया है। अगर इसको आप दबाएंगे तो आपको इस लक्ष्य के टास्क एनालिसिस लिखने की जगह मिल जाएगी। बच्चे के उम्र और क्षमता के अनुसार लक्ष्य को छोटे भागों में बांटिए। उदाहरण के तौर पे पहले दिए गए लक्ष्य में हम लिख सकते हैं कि बच्चा पहले चम्मच पकड़ना सीखेगा, फिर चम्मच में खाना भरना सीखेगा और उसके बाद चम्मच को मुंह तक लेके आएगा। इससे लक्ष्य और भी स्पष्ट हो जाएगा, लक्ष्य को पूरा करने का क्रम निर्धारित हो जाएगा और आपको लक्ष्य प्राप्ति की नियोजना करने में आसानी होगी। फिर आते हैं एम पर। एम का मतलब है मेजरेबल, जो मापे जा सके। मूल्यांकन सूची पे हर लक्ष्य को मापा जाता है और ये दो चीज़ों पे आधारित है। एक है आवृत्ति, यानी जो एक बच्चा वो कार्य कितनी बार करता है, और दूसरा है प्रॉम्प्ट, कि बच्चे को वो कार्य करने में कितना प्रॉम्प्ट लगता है। इसके आधार पर हम बच्चे को डिपेंडेंट, मतलब अगर बच्चा वो कार्य बिल्कुल भी नहीं कर पाता चाहे कितना भी प्रॉम्प्ट लगे। फिर आता है पार्शियली इंडिपेंडेंट, जिसमें 1 से 35 वो है जहां कार्य करने की आवृत्ति कम है लेकिन प्रॉम्प्टिंग ज़्यादा है। फिर आता है 36 से 70, जहां पर हम कहते हैं कि बच्चा थोड़ा बहुत काम करता है और उसका प्रॉम्प्टिंग पहले से थोड़ा कम हो गया है। और आखिर में जब बच्चे के कार्य करने की आवृत्ति बहुत बढ़ जाती है और हमारा प्रॉम्प्ट काफ़ी कम हो जाता है। बच्चा इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र तभी होता है जब वो 100% बारी वो कार्य करे और उसे कोई भी प्रॉम्प्टिंग की ज़रूरत ना हो। अब आते हैं ए पे। ए का मतलब है अचीवेबल, जो बच्चे से पूरे हो पाए। दिए गए उदाहरण को देखिए। बच्चा बटन, जिप, नाड़ा, हुक इत्यादि खोल के कपड़े उतार पाए, और दूसरा है बच्चा जिप, बटन, नाड़ा इत्यादि लगाकर कपड़े पहन पाए। ये लक्ष्य प्रगतिशील भी हैं और संबंधित भी। पर क्या इन दोनों लक्ष्यों को पूर्ण करने में हमें सफलता मिलेगी? नहीं, क्योंकि इन लक्ष्यों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। हम सब जानते हैं कि बटन खोलना बटन लगाने से ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे को सफलता मिले तो हमें पहले बटन खोलना और उसके बाद जब बच्चा उसमें सफल हो जाए तो बटन लगाना सिखा सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें कि लक्ष्य ऐसे चुनें जो बच्चे से पूर्ण हो पाए। इससे बच्चा भी प्रोत्साहित होता है और हमें भी सफलता मिलती है। अब देखते हैं आर। आर का मतलब है रेलेवेंट, जो है वास्तविक। बच्चों के लक्ष्य वास्तविक होने चाहिए। लक्ष्य कब वास्तविक नहीं होते? जब हम किसी वजह से गलत सूची का चयन कर लेते हैं। अगर 3 से 14 साल के लिए अगर हमने 14 से 18 साल की मूल्यांकन सूची चुनी हो तो, या हमारे सीवियर बच्चों के लिए कभी 14 से 18 साल के बच्चे के लिए 3 से 14 साल की सूची चुनी गई हो। अगर अब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको पूछा जाएगा कि बच्चे की उम्र और सूची जो है वो मेल नहीं खा रही।
क्या आप फिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं? याद रखिए, बच्चे की उम्र ना कि उसकी क्षमता के आधार पे मूल्यांकन सूची का चयन करिए। एक और वजह से कभी-कभी लक्ष्य वास्तविक नहीं होते और वो है कि अगर लक्ष्यों का संदर्भ सही ना हो तो। दिए गए उदाहरण में लिखा है कि बच्चा स्कूल के नियमों का पालन करेगा, लेकिन कोविड के समय में ये लक्ष्य वास्तविक नहीं है। इसलिए गोल का चयन करते समय बच्चे की उम्र, उसकी क्षमता और उसकी घर की परिस्थिति का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है टी, जो है टाइम बाउंड, मतलब समय सीमा के अंदर। ये एक मूल्यांकन सूची में भरे गए लक्ष्य वार्षिक होते हैं, तो एक तरह का समय बंधन ये है कि इसे 1 साल में पूरा करना है। लेकिन अगर आपने अपने लक्ष्य को छोटे भागों में बांटा है तो हर छोटे भाग के आगे आप उसका लक्ष्य भी डाल सकते हैं कि कितने समय में वो गोल जो है वो पूरा होगा। दूसरी बात ये कि वार्षिक लक्ष्यों का मूल्यांकन या असेसमेंट साल में 2 बार होता है, एक फर्स्ट टर्म और दूसरा सेकेंड टर्म। देखते हैं कि लक्ष्य चयन में किस तरह की गलतियां हो सकती हैं और उसे सुधारना कैसे है। पहली बात तो बच्चे की क्षमता से बहुत ऊपर या नीचे लक्ष्य लेना सही नहीं है। दूसरा, अगर लक्ष्य तो सही चुना है लेकिन अगर उसकी स्कोरिंग गलत कर दी तो वो लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा या कम मात्रा में लक्ष्य लेंगे तो भी हमें सफलता नहीं प्राप्त होगी। परिस्थिति के अनुसार अगर लक्ष्यों का चयन ना हुआ तो ना तो वो लक्ष्य वास्तविक रहेंगे और ना ही पूर्ण होंगे। सिर्फ एक डोमेन से या 2 डोमेन से सारे लक्ष्य चुन लेना से भी परेशानी होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे का पूर्ण विकास हो, तो कोशिश करिए कि सारे डोमेन्स में से कुछ लक्ष्य आप चुनें। ये ज़रूरी नहीं कि एक मात्रा में हर डोमेन में से गोल्स लेने हैं, लेकिन बच्चे के पूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए आप लक्ष्य का चयन करिए। कई बार पढ़ाने में आसानी हो इसलिए कुछ टीचर्स एक ही तरह के गोल्स ले लेते हैं अपने क्लास के सब बच्चों के लिए, लेकिन ये सही नहीं है। बच्चे की क्षमता के अनुसार लक्ष्यों का चयन करिए। कोविड के समय में लक्ष्य चयन की बारे में बात करते हैं। क्योंकि स्कूल अभी भी बंद है और बच्चे नहीं आ रहे, इसलिए 20 से 25 स्कूल के लक्ष्य और 5 गृह के लक्ष्य से ज़्यादा मत लीजिए। इस साल के लक्ष्य भरने से पहले पिछले साल के आईईपी को देख लीजिए, उसका आकलन करिए और विश्लेषण करिए। यह साल में नए और पुराने लक्ष्यों का मिश्रण रखिए। पिछले साल जो लक्ष्य स्वतंत्र मार्क किए गए थे वह इस साल फिर से लिए जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार छुट्टियों में पढ़ा हुआ सामग्री भूल जाते हैं। अगर कक्षा में कोई नया बच्चा आता है तो उसका पुराना आईईपी माता पिता से बातचीत और पुरानी टीचर से विचार विमर्श करके अपना आकलन भरिए। स्कूल में नए बच्चे आने पर निरीक्षण और माता पिता से बातचीत करके लक्ष्यों का चुनाव करिए। ऐसे लक्ष्य चुनिए जो घर में ऑनलाइन गतिविधियों द्वारा चुने हुए स्तर द्वारा माता पिता के सहयोग से पूरे किए जा सकते हैं। एडीएल या दैनंदिन जीवन की गतिविधियों के लक्ष्य भी चुनिए जो घर में हो सके और जिससे बच्चे को घर की गतिविधियां करने में स्वतंत्रता मिले। आशा करते हैं कि इस जानकारी से आपको फायदा हुआ होगा। अगर इसके बारे में आपका कोई भी सुझाव या शंका है तो आप अपने जोन कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।